देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो कर्नाटक में चुनाव हो गया। इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब सबकी नजर 13 मई को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। कर्नाटक में वोटिंग संपन्न होने के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जताया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इस महापोल के अनुमान से काफी हद तक यह साफ होता दिख रहा है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है, लेकिन दोनों में से कोई भी दल बहुमत का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। वहीं राज्य की तीसरी प्रमुख पार्टी जेडीएस यहां किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 2615 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 2430 पुरुष और 184 महिलाएं हैं, जबकि एक उम्मीदवार तीसरे लिंग से ताल्लुक रखते हैं। राज्य के कुल 5.31 करोड़ मतदाताओं की मुहर के बाद इन सभी की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो चुका है। कर्नाटक के रण में, कर्नाटक के मुकाबले में खूब ताकत झोंकी गई। अच्छा, एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये देखिए आप, ये बड़ा दिलचस्प है। एग्जिट पोल किस किस का क्या क्या कह रहा है, क्या क्या बता रहा है, ये आप जान लीजिए। रिपब्लिक पी मार क्यू एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को थोड़ी सी अधिक 94 से 108 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और जेडीएस को 24 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। ये रिपब्लिक की तरफ से जो करवाया गया, TV9 भारतवर्ष ने जो करवाया है एग्जिट पोल, उसके नतीजे क्या हैं, उसके आंकड़े क्या हैं। तो TV9 भारतवर्ष का जो ये देखिए, जी न्यूज का अभी आप देख रहे हैं। जी न्यूज बता रहा है कि करीब 79 से 94 तक कांग्रेस को मिल सकती हैं, जेडीएस को 103 से 118, ये जी न्यूज की तरफ से बताया जा रहा है। तो त्रिशंकु स्थिति बन सकती है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि त्रिशंकु के हालात यहां पर बन सकते हैं। कर्नाटक के रण में सबने अपना पूरा जोर लगा दिया और अब तो 13 मई का इंतजार है सबको। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के हालात बेकाबू हैं। पाकिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है और यह दावा है कि हिंसा में करीब 47 लोगों की मौत हो चुकी है। फौज ने हालात संभालने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। देश के कई इलाकों में आर्मी तैनात करनी पड़ी है। बदहाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान गर्त में जाता दिखाई देता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर। शिकंजे में कप्तान, सुलगा पाकिस्तान, पाक का काम तमाम, आर्मी वर्सेस इमरान। कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद हिंसा की आग में जल रहा है। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क सुलग रहा है। इस बार निशाने पर पाकिस्तान की आर्मी है। गिरफ्तारी के विरोध में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की। लाहौर में गवर्नर हाउस और आर्मी कमांडर का घर जला दिया गया। कई फौजी अफसरों के घरों पर हमले हुए। रोटी को तरसते मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी उतारनी पड़ रही है। इन प्रांतों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो सिचुएशन उभर आई है, किस तरह देखते हैं? एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इस हालत में जो वहां उथल पुथल है,
एक जो हम मीडिया में देख रहे हैं, इसका असर न सिर्फ उस मुल्क की पहले ही उसकी इक़्तिसादी हालत इतने खराब है, वो उसको और पीछे धकेल सकते। आर्मी और इमरान के बीच छिड़ी इस जंग ने पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी है कि दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद इंडियन हाई कमीशन ने ब्रिज चैंपियनशिप खेलने आए भारतीय खिलाड़ियों को फौरन लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका ब्रिटेन ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। उन्हें प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले तो बात यह कि कोई ऑर्डर रहता नहीं है। आप प्रधानमंत्री हों या पूर्व प्रधानमंत्री हों, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है, सत्ता जेल भेज दिया जाता है, बाद में फांसी दे दी जाती है, सब कुछ वहाँ पे हो जाता है। पाकिस्तान में हम सभी जानते हैं कि सेना ही सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। हालात वहाँ पे लगातार बहुत बिगड़ रहे थे। एक तरफ तो इमरान खान सीधे सेना के ऊपर अटैक कर रहे थे, ISI को भी उन्हीं ने लपेटना शुरू कर दिया था। डर इस बात का था वहाँ की सरकार को कि लोगों को भी कि कहीं ऐसा ना हो कि अराजकता फैल जाए। ऑलरेडी लूट मार ये सब शुरू हो चुकी है वहाँ पे। यही नहीं बल्कि वॉर लॉर्ड्स भी बहुत सी जगह ऑपरेट कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट है तो कहीं इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पे इमर्ज कर रहा है। तो इन सब को मैं समझता हूँ कि सेना का ये एक बड़ा डिसीजन है कि इस तरह के मूवमेंट को सप्रेस करने का। भ्रष्टाचार के एक मामले में 9 मई को पाकिस्तान रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान के शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इमरान के समर्थक दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत पहले से ही बदतर है। देश की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है। ऐसे समय में यह हिंसा, अराजकता पाकिस्तान को गर्त में ढकेल रही है। जो आर्मी आज तक मुल्क के हुक्मरानों को कठपुतली की तरह नचाती आई है, उस आर्मी के खिलाफ भी आवाम आवाज उठाती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद अब तोशा खाना केस में भी दोषी करार दिया गया है। पाकिस्तान भले ही कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके हुक्मरान मुल्क को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी भ्रष्टाचार के ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। यूं तो इमरान पर 108 केस दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट केस में हुई है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अरबों रुपए के घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने 50 अरब रुपए को वैध बनाने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपए प्राप्त किए। अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी। ये एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। यूनिवर्सिटी में इमरान और उनकी पत्नी 2 ही ट्रस्टी। पीएम रहते इमरान ने यूनिवर्सिटी को दी थी जमीन। गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की जमीन का आवंटन। इमरान और उनकी पत्नी ने व्यापारी को दी थी धमकी। मलिक रियाज को गिरफ्तारी का डर दिखाकर जमीन हड़पने का आरोप। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, फौज से दुश्मनी भी इमरान को महंगी पड़ गई। इमरान सेना पर लगातार हमलावर रहे हैं। लाहौर से पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना होने से पहले इमरान ने सेना को चुनौती दी थी। इस चैलेंज के बाद इमरान की गिरफ्तारी तय हो गई थी। इमरान ने इंटेलिजेंस अफसर फैसल नसीर पर हत्या का आरोप लगाया। ISI चीफ फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा से विवाद। इमरान ने बाजवा को गद्दार तक कह दिया।
विवाद के बाद फौज ने शहबाज शरीफ से नजदीकियां बढ़ाई। फौज ने इमरान को सत्ता दिलाई, फिर पिछले साल अप्रैल में गिरा दी। गिरफ्तारी के बाद इमरान की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। तोशाखाना केस में भी कोर्ट ने इमरान खान को दोषी करार दिया है। यह मामला विदेशी मेहमानों से मिले तोहफों को बेचने से जुड़ा है। इस केस में बतौर आरोपी कई बार सुनवाई के लिए इमरान कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन समर्थकों के भारी विरोध के कारण तब पाकिस्तानी पुलिस इमरान को अरेस्ट नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान में तोशाखाना एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सरकारी अधिकारियों को विदेश यात्रा के दौरान मिले तोहफों को रखा जाता है। अगर कोई गिफ्ट को अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इमरान ने कई महंगे उपहारों को सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस मामले में भी अब इमरान पर शिकंजा कस चुका है। इमरान खान के अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान पहले ही जल रहा है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समर्थक सड़क पर। दावा है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद जारी हिंसा में अब तक करीब 47 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में फौज ने मोर्चा संभाला है और अब तोशाखाना केस में भी इमरान दोषी करार दे दिए गए हैं। फौज और इमरान की इस तनातनी में मुल्क और बदहाल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत पावरलूम में आग लगने की घटना सामने आई है और पावरलूम के कारखाने में सारा सामान जो रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंची। 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग कितनी भीषण थी, बेकरार थी, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और जबलपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गोहलपुर थाना क्षेत्र में ये रद्दी चौकी इलाका जो है वहां पर ये फैक्ट्री बताई जाती है और इसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है और गर्मी प्रचंड होती जा रही है और शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं और ऐसे ही आग लगने की कई सारी घटनाएं और भी सामने आई हैं। लेकिन ये जबलपुर में खबर आपको बता रहे हैं, पावरलूम बताया जा रहा है, ये भारत पावरलूम है जिसमें यह आग लगने की घटना हुई और कारखाने में जो सामान रखा था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पावरलूम में शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई गई। मौके पर फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंच गई और इसकी 6 गाड़ियां पहुंच गई थी क्योंकि पावरलूम बताया जाता है और यहाँ पर आग लगी है तो जाहिर सी बात है कि इसको काबू में करने के लिए, और बड़ी आग ये बताई जाती है, तो ऐसे में काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंच गई थी। पवन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पवन, क्या स्थिति है, आग को क्या काबू में कर लिया, क्या कितनी विकराल आग थी, क्या वहां पर कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना हुई? जी बिल्कुल, ये हालांकि कर्मचारी निकल चुके थे लेकिन ये आग बेहद भीषण थी और जो कारखाना है उसका लगभग 30% हिस्सा इस आग की चपेट में था, जहां पर रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। शाम करीब 6 बजे ये आग लगी थी जिसके कारण पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि अगर फैक्ट्री से आग बाहर निकलती तो निश्चित ही रहवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इससे काफी क्षति हो सकती थी। लेकिन दमकल विभाग और अन्य जो स्थानीय कर्मचारी थे, जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे, उनकी सूझबूझ के चलते समय रहते आग को बुझा लिया गया, जिससे फैक्ट्री के अंदर रखे सामान का ही नुकसान हो सका। लेकिन इसमें जो है इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल विभाग फिलहाल आकलन कर रहा है, फैक्ट्री के अधिकारी और पुलिस तमाम लोग मिलकर इसका आकलन कर रहे हैं नुकसान कितना हुआ है, लेकिन आग बुझा ली गई है और इस का कारण भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से आग लगी थी। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। एक और जश्न, एक और मौत। जी हां, एक बार फिर से खुशियों भरा माहौल चंद पलों में मातम भरी महफिल में तब्दील हो गया। खुशी में नाचता गाता एक शख्स देखते ही देखते मौत के आगोश में चला गया। देखिए। बीते कुछ वक्त से तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें अचानक ही किसी भी शख्स की मौत हो जाती है। कभी शादी समारोह में नाचते हुए, कभी खाना खाते हुए, कभी वर्कआउट करते वक्त। लोगों की मौत के तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं।
अब एक ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स को नाचने के दौरान अचानक से दिल का दौरा पड़ा और देखते ही देखते उसकी जान चली गई। यह घटना बालोद की है। मौका था शादी समारोह का। हर ओर खुशियों भरा माहौल था। शादी में दुल्हन के चाचा भी आए थे। बीएसपी में असिस्टेंट मैनेजर चाचा अपनी भतीजी की शादी से बेहद खुश थे। इस दौरान वो सभी के साथ डांस करने लगे, लेकिन स्टेज पर नाचते नाचते कब मौत आ गई किसी को पता ही नहीं चला। वो नाचते नाचते लड़खड़ाए और जमीन का सहारा लेने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने होश खो दिए। सब हैरान थे कि आखिर अचानक हुआ क्या। किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था कि यूं कोई दुनिया छोड़कर जा सकता है। खुशी में झूम रहे इस शख्स को अचानक दिल ने दगा दे दिया। बीते कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। एक के बाद एक ऐसे कई वीडियो सामने आए जिनमें किसी शादी या जश्न के दौरान नाचता गाता कोई शख्स अचानक गिरकर मौत के आगोश में चला जाता है। ऐसे ज्यादातर मामलों में मृतकों को हार्ट अटैक आने की जानकारी मिली। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोविड काल के बाद अचानक हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आई है। बहरहाल जरूरत है अपनी सेहत को लेकर सतर्क और सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में और चीते की मौत हो गई है। एक और चीते की मौत अब सवाल भी खड़े कर रही है। इस बार मादा चीता दक्षा ने कुनो में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चीतों के आपसी संघर्ष में जख्मी होने के बाद दक्षा की मौत हो गई। बीते 1.5 महीने में कुनो में चीते की मौत की यह तीसरी घटना हुई है। मध्य प्रदेश का कुनो देश का इकलौता नेशनल पार्क है जहां अफ्रीकी देशों से लाकर चीतों को बसाया गया है। लेकिन जल्द ही सूबे के कुछ और अभयारण्य में चीते नजर आ सकते हैं। जैसे जैसे कुनो में चीतों की तादाद बढ़ेगी उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। चीतों की शिफ्टिंग के लिए नौरादही और गांधी सागर सेंचुरी को चुन लिया गया है। वन मंत्री विजय शाह का दावा है कि 6 महीने के भीतर कुछ चीतों को गांधी सागर में शिफ्ट करा दिया जाएगा। हमने 8 चीते जंगलों में छोड़े हैं। 20-22 चीते उस जंगल की कैपेसिटी है। और जब ज्यादा हो जाएंगे हमारी नौरादही और गांधी सागर वहां हम उनको शिफ्ट करेंगे। गांधी सागर की तैयारी हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, काम चालू हो चुका है। विदिन 6 मंथ कुछ चीते वहां जाएंगे। दरअसल कुनो में 2 चीतों की मौत के बाद से ही चीतों की शिफ्टिंग की बात उठने लगी थी। लेकिन तीसरे चीते की मौत के बाद वन मंत्री विजय शाह ने न्यूज़ 18 को शिफ्टिंग प्लान की पूरी जानकारी दी। दरअसल श्योपुर का कुनो नेशनल पार्क एक और चीते की मौत से सख्ते में है। यह खबर सिर्फ कुनो के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुखदायी है। इस बार कुनो में मादा चीता दक्षा की मौत हुई है। दक्षा को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था और क्वारंटीन खत्म होने के बाद बाड़े में शिफ्ट किया गया था। दक्षा को खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में दक्षा बुरी तरह से जख्मी थी। 2 वहां पर मेल थे, एक फीमेल थे। उनके आपसी झगड़े में उसकी डेथ हुई है। जानवरों में ये आम चीज है और आपसी एरिया के लिए ये इस तरह की घटनाएं आम। लेकिन सर इससे पहले भी चीतों की मौत वहां पर हुई है, तो इसको लेकर कोई और तैयारियां की जा रही ताकि जो चीते वहां पर हैं उनको मरने से रोका जा सके, और शिफ्टिंग को लेकर कोई तैयारी है क्या? देखिए जो डेथ हुई है वो बहुत सबकी जानकारी में है। जी। दुनिया का सबसे बड़ा काम हमने किया जी। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने और वहां के जो एक्सपर्ट्स ने कहा कि इनका सर्वाइवल रेट 50% होगा। जी। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर 2-3 गए हैं तो 4 आए भी है।
पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क लाया गया था। इनमें से एक मादा चीता साशा की किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कुनो लाए गए थे। इनमें से एक नर चीता उदय की मौत हो गई थी। इस तरह कुल 20 चीतों में से 3 की मौत हो जाने पर अब 17 चीते ही कुनो नेशनल पार्क में बचे हैं। हालांकि पहली खेप में नामीबिया से आई सियाया ने हाल ही में 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन 3 चीतों की मौत ने चिंता को बढ़ाया है। हालांकि वन मंत्री और कुनो प्रबंधन लगातार लापरवाही की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन सवाल तो जरूर खड़े हो गए हैं। माना जा रहा है कि चीतों की अलग अलग जगह शिफ्टिंग से उनकी देखरेख का काम आसान हो पाएगा। भोपाल से रंजना दुबे के साथ दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। वैसे आपको बता दें कि ये चीता प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ उसके बाद से कुनो जो प्रबंधन है उस पर कई सारे सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक 3 चीतों की मौत तो हुई, लेकिन साथ ही साथ सियाया ने जो एक चीता मादा चीता है उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था, उसकी भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। और अमूमन ऐसा होता है कि सार्वजनिक रूप से मीडिया को बुलाया जाता है जब अंतिम संस्कार होता है, लेकिन चीतों के अंतिम संस्कार के समय वक्त भी मीडिया को जानकारी या फोटोज उपलब्ध नहीं कराया गया। ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि इनकी शिफ्टिंग जो हो रही है उससे कितना इस पर ब्रेक लगता है और क्या व्यवस्था में सुधार आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।